ये नाचीज राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, प्लेबैक सिंगर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। इसे पेशकर कि आप इस फिल्म को देखें, चंद बकवासे दरखास्त आपसे बक लूं। बकवासे दरखास्त ये है कि इस फिल्म को देखते वक्त आप अपने काबिले दिमाग को ज्यादा मत उलझाइएगा, मत सोचिएगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बस जो हुआ सो हुआ, हुक्का हुआ। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा में बहुमुखी प्रतिभा के धनी, पार्श्व गायक, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक स्वर्गीय श्री किशोर कुमार जी की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बॉलीवुड डायरीज। आप सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार। 4 अगस्त 1929 को हिंदी सिनेमा को एक ऐसा नायाब तोहफा मिला जो सचमुच में एक यूनिक गिफ्ट था, एक नायाब शख्सियत, टैलेंट का पावर हाउस। हमारे हिंदी सिनेमा के इतिहास में अब तक का अकेला एक ऐसा महारथी जो सिंगर भी था, म्यूजिक डायरेक्टर भी था, गीतकार भी था, एक्टर भी था, लेखक भी था और प्रोड्यूसर भी था। जी हां, आज का हमारा यह एपिसोड समर्पित है एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, महान, अलबेला, अनूठा शख्स, द वन एंड ओनली, द लेजेंडरी किशोर कुमार जी की याद में। मध्य प्रदेश का एक जिला, स्थान खंडवा, यहां किशोर कुमार का जन्म हुआ था। नाम रखा गया आभास कुमार गांगुली। पिताजी एडवोकेट थे, श्री कुंजलाल गांगुली, और माता का नाम था गौरी देवी। किशोर कुमार के जीवन में 4 नंबर का बहुत महत्व रहा है। 4 अगस्त को पैदा हुए, अपने बहन भाइयों में चौथे नंबर पर थे। इससे पहले उनके 3 भाई बहन और थे। सबसे बड़े अशोक कुमार यानी दादा मुनि, उसके बाद उनकी बहन थी जिनका नाम था सती देवी, और उसके बाद एक और भाई थे अनूप कुमार, और चौथे यानी कि सबसे छोटे आभास यानी के किशोर कुमार। किशोर कुमार जब बड़े हुए तो संयोग से उन्होंने शादियां भी 4 ही की। इन्होंने पहली शादी की रूमा देवी गुहा ठाकुरता से, और दूसरी शादी की मधुबाला से, तीसरी शादी की योगिता बाली से, और चौथी और आखिरी शादी की लीना चंद्रावरकर से। 4 अगस्त को पैदा हुए और 13 अगस्त 1987 को उनका स्वर्गवास हुआ। ध्यान दीजिएगा, 13 के अंक को 3 + 1 करेंगे तो फिर से 4 ही आता है। आइए अब बात करते हैं आभास कुमार गांगुली यानी के किशोर कुमार के बचपन की। किशोर कुमार जब 1 साल के थे तब उनके बड़े भाई अशोक कुमार यानी दादा मुनि को पढ़ाई के लिए घर से दूर खंडवा से बाहर शहर जाना पड़ा। और जैसे जैसे किशोर कुमार बड़े हो रहे थे तो उन्हें यह लगने लगा कि उनकी एक बहन और एक ही भाई है। किशोर कुमार जब 4 साल के हुए तब छुट्टियों में बड़े भाई अशोक कुमार खंडवा वापस आए, लेकिन बालक किशोर के लिए तो बड़ा भाई बिल्कुल अजनबी की तरह था। अब इतने दिनों, इतने सालों के बाद बेटा घर में आया है तो माँ की ममता, माँ का प्रेम तो उमड़ना ही था। तो माँ ने खीर बनाई, और खीर तो भाई किशोर कुमार को बहुत पसंद थी। लेकिन बालक किशोर कुमार तब हैरान रह गए जब खीर से लबालब भरा कटोरा माँ ने उनके सामने न परोसकर अपने बड़े बेटे अशोक कुमार के सामने परोस दिया। इस पर बालक किशोर कुमार ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये हट्टा कट्टा मुष्टंडा कौन है, और तुम मुझे खीर देने की बजाय इसको इतनी सारी खीर क्यों दे रही हो? अब मुझसे कम प्रेम करने लगी हो क्या? तब माँ ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानते नहीं हो क्या? ये तुम्हारे सबसे बड़े भाई हैं, अशोक कुमार। तब अशोक कुमार ने बालक किशोर को बुलाया और गले से लगाया और बताया कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई हूं।
तब जाकर दोनों के बीच में एक रिश्ता एस्टेब्लिश हुआ और इसके बाद ही किशोर कुमार को यह पता चला कि वो 3 नहीं टोटल 4 भाई बहन हैं। अशोक कुमार अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हैं कि किशोर की आवाज बचपन में बहुत खराब थी। उनका गला बैठा हुआ था, खुलता ही नहीं था। एक बार जब मां किचन में सब्जी काट रही थी तब किशोर कुमार भागकर अपनी मां के पास आए और इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि मां के पास रखी दराती से नन्हे किशोर के पैर की उंगली कट गई और दर्द के मारे नन्हे किशोर कुमार बहुत जोर जोर से रोने लगे। उन्हें उसी समय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उंगली किसी तरह से ठीक कर दी, जोड़ दी, मगर उस वक्त पेन किलर्स इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, तो दर्द बहुत हुआ और दर्द के मारे सारी सारी रात बालक किशोर कुमार रोते रहते थे। ऐसा लगभग 15-20 दिन तक हुआ और ऐसा होने की वजह से उनके स्वर कॉर्ड्स पर फर्क पड़ा, यानी कि वोकल कॉर्ड्स पर फर्क पड़ा और एक अजीब हस्की सी आवाज किशोर कुमार की आ गई। एक तरीके से यूं कहें कि उनकी आवाज मधुर हो गई, पैक हो गई, खुल गई। फिर जो आवाज निकल कर आई वो बन गई मधुर किशोर कुमार की आवाज। जब पैदा हुआ था तो गला इतना कर्कश था, इतना बुरा था, खांसते रहता। तो मैं आता था कॉलेज से जब, तो मेरे को सब माँ और मेरे पिताजी जब खाना वाना देते सब, तो है कौन है? जब आता तो खाने देते माँ इसको, उस जानता नहीं था मैं उसको भाई हूँ। बाद में मालूम हो कि मैं उसको भाई हूँ। तो 5 बरस का था उस वक्त। क्या हुआ, गला इतना करकर और हर बात पर एक बात करे खांसे, एक बात करे खांसे। तो मैंने कहा कोई दवाई करूँगा, हम लोग मैं चला गया। फिर क्या हुआ, एक दफा आया तो माँ से कुछ मेरे पैसा मांगा, माँ पर पैसा दो, तो हंसिया रखा था तरकारी काटना, उसमें उसका पैर लगा, उंगली कट गई, एक पैर की उंगली पहले तो हमें एकदम कटकर हो गई। तो जो रोना, 5 बरस का लड़का था, जो रोना शुरू किया, डॉक्टर आए या लगाए। उस वक्त ये दर्द मिटाने वाली दवाई अच्छी कोई होती नहीं थी, तो दिन में 22 घंटे रोता था। हाँ करके फिर उसको दवाई दे, फिर चुप हो जाए। फिर रोते 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 जब उसका घाव साफ हुआ तो उसके लिए रियाज हो गया, गला भी साफ हो गया। उसकी ब्यूटी क्या थी, जो सुर पर बैठता था तीर जैसा बैठता था। दैट इज वेरी हाई पॉइंट, बिग पॉइंट, गोज राइट टू द नोट, एकदम तीर जैसा, एक कोने से लगता। बाकी जितने गाने वाले हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, कंसुरा हो जाते हैं, सुर से आगे जाते हैं, क्योंकि एक सा गा सा रे गा मा में सा में 3 सुर हैं, सा 3 है, इफ यू सी इट 3 सुर है, तो बिल्कुल बीच में बैठता था वो आउट ऑफ ट्यून होता ही नहीं था। तो वो हो गया, बहुत सक्सेसफुल हुआ गाने में, लेकिन क्या करें, जल्दी चला गया, अफसोस। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे पहुंचे किशोर कुमार बंबई। किशोर कुमार को बचपन से ही संगीत का शौक था, तो इस वजह से जब घर वालों ने देखा कि बालक आभास में कुछ तो बात है, तो दादा मुनि यानी बड़े भाई ने एक छोटा सा हारमोनियम लाकर छोटे भाई किशोर कुमार को दे दिया। इस वक्त दादा मुनि यानी अशोक कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुके थे। ये वो जमाना था जब बहुत सारे एक्टर्स को अपने गाने खुद ही गाने पड़ते थे। याद कीजिए सुरैया का जमाना। अब दादा मुनि बोले तो हमारी इंडस्ट्री के मोस्ट सीनियर एक्टर, उन्होंने भी बहुत से गाने गाए। अब जब बालक किशोर को हारमोनियम मिल गया तो वो अक्सर हारमोनियम पर सहगल साहब के गीत गाने की कोशिश किया करते थे। अक्सर सहगल जी की आवाज में हारमोनियम पर सुर लगाकर गाना छेड़ दिया करते थे। एक दिन बड़े भाई अशोक कुमार ने बालक किशोर से कहा कि चलो कोई गाना सुनाओ और सहगल साहब का ही सुनाओ। तो बालक आभास यानी किशोर कुमार ने कहा सहगल के गाने का 5 आना लगेगा। फिर दादा मुनि ने हंसकर पूछा, अच्छा और मेरा गाना गाओगे तब क्या लोगे? तो किशोर कुमार ने जवाब दिया कि दादा मुनि के गाने का बस 1 आना। अशोक कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में अपने भाई के बारे में कहा था कि किशोर का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और उसने तो जैसे तैसे स्कूल पास किया और फिर जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो अपने कॉलेज के लेसन्स भी वो ट्यून्स में ही याद किया करते थे। किशोर कुमार के इस तरह के टैलेंट और म्यूजिक में इंटरेस्ट को देखकर घर वालों और दादा मुनि को लगा
कि इस बच्चे को अपने छोटे भाई को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे मुंबई भेजना चाहिए, और उन्होंने कहा चलो, जितनी पढ़ाई कर ली बहुत है, अब चलो मेरे साथ। तो इस तरह से किशोर कुमार पहुंच गए अपने बड़े भाई का दामन थाम के मुंबई पहुंचकर किशोर सिंगिंग का प्रयास किया करते थे। सिंगिंग में काम ढूंढने का प्रयास किया करते थे, रियाज किया करते थे, दिन के समय स्टूडियो के चक्कर काटा करते थे, और इन सब संघर्षों का उन्हें सबसे पहले फल मिला 1946 में, जब उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी ने पहला चांस दिया। ये चांस था एक फिल्म में गाना गाने का। इस फिल्म का नाम था 80 डेज, लेकिन ये चांस कोरस में गाने का था। भाई फिर भी चांस तो चांस ही होता है, भले ही कोरस में गाने का क्यों ना हो। तो ये चांस उन्हें मिल गया। उसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दादा मुनि से मिलने उस जमाने के प्रसिद्ध स्टार म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश जी आए। ये बात 1948 की है, जब खेमचंद प्रकाश ने किशोर को सुना और उन्होंने कहा कि दादा मुनि, इस बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है। और खेमचंद प्रकाश ने किशोर कुमार को पहला ब्रेक भी दे दिया। ये एक सोलो सिंगर फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था जिद्दी, और इसी जिद्दी फिल्म में दरअसल देव आनंद साहब का भी करियर लॉन्च हुआ था। जो गाना किशोर ने प्लेबैक में गाया था, वो गाना देवानंद के ऊपर ही पिक्चराइज किया गया था। कौन आया रे करके ये सोला सिंगार, ओ कौन आया। So this was the first ever solo song by great Kishore Kumar, composed by Khemchand Prakash, film जिद्दी। किशोर कुमार अपने बड़े भाई अशोक कुमार के घर पर ही रहते थे, और वहीं पर उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म दादा के संरक्षण में, बड़े भाई की छत्र छाया में। लेकिन इसी बड़े भाई ने क्यों निकलवा दिया किशोर कुमार को फिल्म कंपनी मुंबई टॉकीज से। एक ऐसा वक्त आया जब दादा मुनि इतने नाराज हो गए कि उन्होंने एक सख्त स्टेप उठाते हुए किशोर कुमार को मुंबई टॉकीज से निकलवा दिया। तुम्हारे थप्पड़ की आवाज मेरे लिए कोई नई बात नहीं। मैं भी जब किसी को थप्पड़ लगाता हूं तो बिल्कुल ऐसी ही आवाज पैदा होती है। शायद पिछले जन्म में हम दोनों भाई होंगे। जय हिंद। ये बात तकरीबन 1950 की है। उन दिनों किशोर कुमार बॉम्बे टॉकीज में काम किया करते थे। वहां उनकी मुलाकात रूमा देवी ठाकुरता उर्फ रूमा देवी से हुई। रूमा वहां एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोनों साथ साथ मिलने बैठने लगे, मुलाकातें बढ़ी, और समय के साथ ये मुलाकातें प्यार में तब्दील हो गई, और एक पॉइंट पर दोनों ने ये फैसला किया कि दोनों अब शादी करेंगे। घर वालों तक बात पहुंची, पर जब ये बात खासकर किशोर कुमार के घर वालों तक पहुंची तब हंगामा मच गया। आभास कुमार गांगुली यानी ब्राह्मण परिवार, और रूमा देवी ब्राह्मण नहीं थी, एक गैर ब्राह्मण थी। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं आज से 75 साल पहले की। उस समय आज के मुकाबले हमारा समाज शादी ब्याह में जात बिरादरी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था। इस बात को लेकर परिवार में इतना मतभेद हो गया, और दादा मुनि भी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं ये शादी एक्सेप्ट नहीं करता। बात हद से ज्यादा बढ़ गई। किशोर ने रेबेल करना शुरू कर दिया, और दादा मुनि ने गुस्से की इम्तिहा में आकर किशोर कुमार को बॉम्बे टॉकीज से भी निकलवा दिया, और साथ ही अपने घर से भी निकाल दिया। इतनी बड़ी बात हो गई थी कि गैर ब्राह्मण लड़की के साथ तू कैसे शादी कर सकता है। रूमा देवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो वक्त इस कपल के लिए, यानी रूमा देवी और किशोर कुमार के लिए, सबसे ज्यादा मुश्किलों से भरा, संघर्ष भरा समय था। किशोर के पास कोई सहारा नहीं था, घर नहीं था, फिर भी ऐसे मुश्किलों भरे वक्त में किशोर कुमार का साथ दिया उन्हें पहले ब्रेक देने वाले खेमचंद प्रकाश जी ने, और उसके बाद उनको सहारा दिया सचिन देव बर्मन ने। कंप्लीट सपोर्ट। सचिन देव बर्मन किशोर कुमार जी से इतना प्यार किया करते थे कि वो अक्सर आउट ऑफ द वे जाकर किशोर कुमार के लिए काफी कुछ किया करते थे। और ये बात किशोर कुमार ने भी सारी जिंदगी याद रखी, और वो सदैव सचिन देव बर्मन को पिता समान सम्मान दिया करते थे।
जब किशोर कुमार स्टार बन गए और उन्होंने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स को नचवाया, तंग किया, तब भी सिर्फ सचिन देव बर्मन ही एक वो शख्सियत थे जिनके बारे में कहा जाता है कि किशोर कुमार बिल्कुल सीधे होकर उनके स्टूडियो में एंटर करते थे। नो शरारत, नो मस्ती। सचिन देव बर्मन का बहुत अहम रोल है किशोर कुमार की लाइफ में। सचिन देव बर्मन की वजह से ही किशोर कुमार को मिली फिल्म बाहर, जिस वजह से उनकी एंट्री हुई मद्रास के स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउसेस में, जिसके लिए बाद में न सिर्फ उन्होंने बहुत से गाने भी गाए, बल्कि सचिन देव बर्मन की ही वजह से किशोर कुमार को प्राप्त हुआ उनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म थी आराधना। किशोर कुमार शरारती थे, ये तो सब जानते हैं, मगर किस हद तक ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। कभी कभी लोग रिकॉर्डिंग के लिए वेट करते रहते थे और किशोर कुमार खंडवा भाग जाते थे। शूटिंग के सेट से भाग जाना, बिना पैसे रिकॉर्डिंग में गाना नहीं गाना इत्यादि। जब तक उनका मैनेजर उनको कंफर्म नहीं कर देता था कि पेमेंट हो गई है, तब तक किशोर कुमार गाना शुरू नहीं करते थे। उनका एक कोड वर्ड तय था जो वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक के आगे खड़े होकर, रिकॉर्डिंग रूम में खड़े होकर गाना शुरू करने से पहले अपने मैनेजर से पूछा करते थे। वो कोड वर्ड था चाय पी ली। अब अगर पेमेंट हो गई होती थी तो मैनेजर कहता था जी पी ली, और अगर नहीं तो कहता था नहीं दादा चाय आ रही है। यही कुछ इस तरह के बहाने और पैंतरे थे किशोर कुमार। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ जो उन्होंने किया वो तो कुछ ज्यादा ही था। ऋषिकेश मुखर्जी जब उनसे पहली बार मिले तभी ऋषिदा को यह लग गया था कि ये एक बिना लगाम का घोड़ा है जिसे काबू कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इसे काबू किया तो जो इसने करना है ये वो भी नहीं करेगा। और हुआ भी कुछ यूं ही। मुसाफिर फिल्म का कुछ पैच वर्क बाकी था, इसलिए ऋषिकेश मुखर्जी ने शूटिंग की तारीख किशोर कुमार से म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ तय कर ली। संयोग से किशोर कुमार उन्हीं दिनों साउथ से मिस मैरी की शूटिंग से वापस आए थे। ये मैं किशोर कुमार एज एन एक्टर की बात कर रहा हूं। और उस समय किशोर कुमार का मन नहीं था कि वो अभी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म के पैच वर्क की शूटिंग करे। जाहिर सी बात है मन नहीं रहा होगा, एक ब्रेक लेना चाहते होंगे, कुछ दिन आराम करना चाहते होंगे। खैर, तो उन्होंने कोशिश की कि शूटिंग टल जाए, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी नहीं माने। बोले शूटिंग की डेट्स तुमसे पूछकर ही डिसाइड की थी, तुमने हाँ की थी, तो अब शूटिंग तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अब जिस दिन शूटिंग का दिन था, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, पूरी यूनिट पहुंच चुकी थी, हर डिपार्टमेंट रेडी था, बस इंतजार था किशोर आ जाए तो शूटिंग शुरू करें। अब देखिए, मोबाइल का जमाना तो था नहीं। ऋषिदा अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे थे। मालूम तो था कि ये एक बेलगाम घोड़ा है, ऐसे में बस में नहीं आएगा। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जरा मैं चुपचाप से सरप्राइज विजिट दूं और किशोर कुमार के घर जाकर देखूं कि ये शूटिंग पर क्यों नहीं आ रहा है, कहां है। ये मन बनाकर ऋषिकेश मुखर्जी पहुंचे किशोर कुमार के घर। नौकर मिला। नौकर से पूछा, भाई कहां है किशोर कुमार? नौकर ने कहा कि दादा आप अंदर जाएं और आप खुद ही जाकर देख लें। ऋषिकेश मुखर्जी नौकर के कहने पर जब उस पर्टिकुलर कमरे तक पहुंचे जहां का इशारा नौकर ने किया था, तो अभी दरवाजा खोला ही नहीं था। ऋषिदा ने इससे पहले ही कमरे के अंदर से किशोर कुमार की आवाज आई। जोर जोर से चिल्लाते हुए किशोर कुमार कमरे के अंदर से बोलने लगे, दादा अंदर मत आइएगा, दादा अंदर मत आइएगा। पर ऋषिदा तो मन बना कर आए थे कि मैं जान के ही रहूंगा कि ये शूटिंग पर क्यों नहीं आ रहा, माजरा क्या है। उन्होंने बड़े ढंग से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद ऋषिकेश मुखर्जी को सामने दिखाई दी किशोर कुमार की सूरत। इस सूरत को देखकर ऋषिकेश मुखर्जी के तोते उड़ गए, क्योंकि किशोर कुमार ने अपना पूरा सिर मुंडवा लिया था, गंजे होकर बैठे थे। उन्होंने कहा, दादा अब तो मैंने मुंडन करवा लिया और अब जब तक मेरे सर के बाल नहीं आ जाएंगे तब तक मैं शूटिंग नहीं कर पाऊंगा, और बाल आते आते तो 6-8 महीने लग ही जाएंगे। पर ऋषिकेश मुखर्जी भी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, किशोर तेरी ये शरारत मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। मुझे मालूम था तेरे साथ काम करने में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने अपने मेकअप डिपार्टमेंट से एडवांस में ही कह रखा था कि जरा संभलना,
इसके सर का नाप ले लेना, मैं तेरा विग बनवा लूंगा, तुझे शूटिंग तो करनी पड़ेगी और तू परसों से ही शूटिंग करेगा। और इस तरह से ऋषि दा ने पूरी की अपनी फिल्म की शूटिंग किशोर कुमार के साथ। किशोर कुमार ने बचने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन अगर वो किशोर कुमार गांगुली थे तो सामने भी ऋषिकेश मुखर्जी थे। आइए बात करते हैं कैसे और क्यों लगा दी गई किशोर कुमार के एक्टिंग करने पर पाबंदी। किशोर कुमार के एक्टिंग करियर का सफर भी शुरू हुआ था 1948 की फिल्म जिद्दी से ही, और ये प्रोफेशनल करियर बहुत सारे पड़ावों को छूता हुआ गुजरता हुआ फिल्म वक्त की आवाज पर खत्म हुआ 1988, जहां उन्होंने आशा भोसले के साथ अपना आखिरी गीत गाया। इतने सालों के सफर में किशोर कुमार ने कुल 2905 गाने गाए, जिनमें से 8 गानों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। पहला गाना था रूप तेरा मस्ताना, फिर उन्हें बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। दिल ऐसा किसी ने मेरा, उसके बाद ओ खई के पान बनारस वाला, फिर हजार राहें अगला के पग घुंघरू बांध, छठा अवार्ड, हमें और जीने की 7वां सागर किनारे, और 8वां मिला मंजिलें अपनी जगह रास्ते अपनी जगह। मंजिलें अपनी जगह है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किशोर कुमार का पहला एक्टिंग असाइनमेंट कौन सा था, कैसे चली उनकी एक्टिंग की गाड़ी। बात तकरीबन वही है 1950 की। जिद्दी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब एक माली का रोल करने वाला एक्टर नहीं आया, तो दादा मुनि ने किशोर कुमार से कहा कि तुम ये माली वाला रोल करो। किशोर कुमार ने दादा मुनि से कहा, अरे नहीं दादा मुनि, ये एक्टिंग वेक्टिंग मुझसे नहीं होगी, आप किसी और से करवा लीजिए। पर जब दादा मुनि ने समझाया और प्रेशर दिया तो किशोर कुमार मान गए और रोल कर लिया। ये कहां से टपक पड़ी? उनका एक और बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार एक शॉट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई और फिल्म के डायरेक्टर ने कहा इसका रीटेक लेना पड़ेगा। ये खबर सुनते ही किशोर कुमार को पता चल गया कि भैया रीटेक होने वाला है। पर किशोर कुमार तब तक शूटिंग के पैकअप का मन बना चुके थे और शूटिंग करने का उनको मन नहीं था। पर अब सीन भी कुछ ऐसा ही था कि किशोर कुमार को अपनी गाड़ी में बैठकर एक्शन बोलने के बाद गाड़ी चलानी थी। डायरेक्टर ने बोला एक्शन। किशोर कुमार ने गाड़ी स्टार्ट की और फ्रेम से आउट हो गए। पर ऐसे आउट हुए कि 3 घंटे बाद फोन करके कहा, अरे डायरेक्टर, तुमने कट नहीं बोला तो मैं गाड़ी चलाता चलाता पनवेल तक पहुंच गया। जिद्दी फिल्म से किशोर कुमार एक्टिंग में भी कूद गए और लगभग 102 फिल्मों में एक्टिंग की। इनमें से भाई भाई, भागम भाग, न्यू दिल्ली, आशा, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, पड़ोसन, झुमरू वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में रही हैं। इतनी सारी फिल्में एज एन एक्टर करते करते एक पॉइंट पर किशोर कुमार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने कुछ ज्यादा ही काम अपने हाथ में ले लिया, जरूरत से ज्यादा फिल्में साइन कर ली। और फिर जब उन फिल्मों को समय नहीं दे पाए, उनकी शूटिंग के लिए टाइम डिवोट नहीं कर पाए, डेट्स नहीं निकाल पाए, तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर उनके खिलाफ केस भी दायर कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री में उनके एक्टिंग करने पर पाबंदी लगा दी थी। ऐसी हालत में किशोर की पत्नी रूमा देवी ने पत्र लिखकर किशोर को समझाया कि उनके एक्टिंग पर पाबंदी है, उनके गानों पर पाबंदी नहीं है, तो क्यों ना वो एक्टिंग को भूलकर अपनी सिंगिंग को लेकर एक नई शुरुआत करें। इसी के बाद किशोर कुमार की जिंदगी में आई फिल्म आराधना। आराधना की सफलता के बाद सिंगिंग के काम फिर से मिलने शुरू हो गए और किशोर कुमार ने बहुत सी फिल्मों में एक से बढ़कर एक गीत गाए। किशोर कुमार की नई पारी का आगाज बहुत बेहतरीन हुआ। कटी पतंग, प्रेम पुजारी, सच्चा झूठा, सफर, अमर प्रेम, अंदाज, गैम्बलर, हरे रामा हरे कृष्णा, डॉन, सागर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। किशोर कुमार की 4 पत्नियों में से प्रथम जो उनकी पत्नी थी रूमा देवी, उनके साथ उनका तलाक हो गया। रूमा देवी के ही पुत्र हैं अमित कुमार। दूसरी वाइफ मधुबाला हार्ट की बीमारी की वजह से चल बसी।
तीसरी पत्नी योगिता बाली से भी उनकी शादी कामयाब नहीं रही। उनकी चौथी और अंतिम पत्नी जिंदगी में कैसे आई, मैं आपको ये बताता हूं। उनकी चौथी पत्नी लीना चंद्रावरकर भी इनसे शादी करने से पहले एक शादी कर चुकी थी, सिद्धार्थ काकोडकर से। शशिकला काकोडकर उस समय की गोवा की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी। सिद्धार्थ काकोडकर उनके भाई थे। जब तक किशोर की तीसरी शादी टूटी तब तक लीना चंद्रावरकर के हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब किशोर कुमार को यह मालूम हुआ तो उन्होंने लीना चंद्रावरकर के साथ एक फिल्म प्लान की अपने आप को लेकर, यानी लीना हीरोइन और किशोर कुमार फिल्म के हीरो। लीना के घर पर वो इस प्रपोजल को लेकर पहुंचे। उन्होंने लीना से बात की। लीना उन दिनों सीरियस फिल्म किया करती थी और किशोर कुमार का इंप्रेशन था कॉमेडी फिल्म बनाने का, तो लीना ने तकरीबन मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी फिल्म के लिए ठीक नहीं हूं, मैं कॉमेडी रोल नहीं कर पाऊंगी। तब किशोर कुमार ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि मैंने एज अ डायरेक्टर दूर गगन की छांव में और दूर का राही जैसी फिल्में भी बनाई हैं। फिल्में गंभीर बनाई हैं किशोर कुमार ने। किशोर कुमार का इंप्रेशन एक कॉमेडियन का था, लेकिन जब पहली बार उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की तो बहुत सीरियस फिल्म बनाई। याद कीजिए महमूद साहब को। महमूद साहब भी कितने बड़े कॉमेडियन थे, पर उन्होंने भी पहली फिल्म सीरियस फिल्म बनाई, कुंवारा बाप। तो किशोर कुमार ने लीना चंद्रावरकर से कहा कि तुम एक बार कहानी सुन लो, अगर तुम्हें फिल्म की कहानी ठीक लगे तभी हाँ करना। लीना ने कहा ठीक है, सुनाइए। लीना ने कहानी सुनी और कहानी लीना को पसंद भी आ गई। मन बना लिया कि चलिए फिल्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीना चंद्रावरकर के पिता और संजीव कुमार के बीच में अच्छी दोस्ती। एक दिन संजीव कुमार ने मौका देखकर लीना के पिता के सामने लीना और अपनी शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन लीना ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी तो फिलहाल मैं एक फिल्म कर रही हूँ किशोर कुमार के साथ। इतना सुनते ही संजीव कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। लीना ने जैसे ही कहा वो किशोर कुमार के साथ फिल्म कर रही हैं, संजीव कुमार इनसिक्योर हो गए और संजीव कुमार ने लीना से कहा कि तुम किशोर के साथ फिल्म मत करना, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो किसी भी तरीके से अपनी फिल्म की हीरोइन को पटाकर उससे शादी कर लेता है। उस वक्त तो लीना ने ये बात अनसुनी कर दी, पर जब लीना किशोर के साथ फिल्म की रिहर्सल कर रही थी, फिल्म की तैयारी में लगी हुई थी, तब एक दिन मौका देखकर नटखट किशोर कुमार ने रख दिया शादी का प्रस्ताव लीना के सामने। बोल दिया आई लव यू। अब जो भी कुछ हुआ होगा। पहले तो लीना ने मना कर दिया। लीना को संजीव कुमार की बात भी याद आई कि किशोर बड़ा नटखट है और अपनी हर हीरोइन को एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लीना ने किशोर कुमार से साफ ही कह दिया कि मुझे किसी ने आपके बारे में कहा था, बताया था कि आप एक ना एक दिन मुझे शादी का प्रस्ताव जरूर करो। मुझे नहीं करनी आपसे शादी, और अब तो मुझे ये फिल्म भी नहीं करनी। ये सुनकर किशोर कुमार के भी हाथ पांव फूल गए। उन्होंने लीना को समझाया कि शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर मेरी फिल्म तो कर लो। चलो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तब लीना ने भी समझा चलो फिल्म तो कर ही लेते हैं, और काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिल्म में काम करते करते किशोर कुमार ने अपना जादू लीना चंद्रावरकर के ऊपर चला ही दिया। पटा लिया लीना को और फिर दोनों की शादी हो गई। पर एक और दिलचस्प बात उसके साथ ये हुई कि वो फिल्म कभी नहीं बनी। किशोर कुमार बिना पैसे लिए काम नहीं करते थे, पहले पैसा फिर बाद में काम। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहां उन्होंने पैसे को नहीं देखा। राजेश खन्ना की फिल्म अलग अलग के लिए किशोर कुमार ने सिर्फ 1 रुपया लिया था। जब सत्यजीत रे मास्टरपीस पाथेर पौंचाली बना रहे थे, उस वक्त उन्हें 5,000 रुपए की जरूरत थी। किशोर कुमार को यह बात मालूम हुई तो किशोर कुमार ने 5,000 रुपए दिए। किशोर कुमार लता मंगेशकर को अपना सीनियर मानते थे, इसलिए सुनने में आया है कि वो लता जी से 1 रुपया कम ही पेमेंट लिया करते थे। किशोर कुमार ने 2,500 से भी ज्यादा गाने गाए, न केवल हिंदी बल्कि कई भाषाओं में, असमिया में, बंगाली में, भोजपुरी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, मलयालम में, कन्नड़ में, मराठी में, ओडिया में, पंजाबी में। कितनी ही फिल्मों में एज अ एक्टर भी काम किया। 14 फिल्में प्रोड्यूस की, 24 गीत लिखे, 12 फिल्मों को डायरेक्ट किया, 15 फिल्मों की कहानी लिखी,
और 5 फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी लिखा। ऐसा टैलेंट शताब्दी में भी कभी ही आता है। और किशोर कुमार की लाइफ को देखकर यह भी पता चलता है कि शायद ही अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी और शहर में बसने वाला कोई आदमी अपनी जन्मभूमि से इतना जुड़ाव रखता हो जितना किशोर कुमार का खंडवा के साथ रहा। 27 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुए पर सिर्फ 8 बार पुरस्कार मिला। अफसोस है, दुर्भाग्य है कि इतने महान कलाकार को आज तक किसी तरह का राष्ट्रीय सम्मान, नेशनल अवार्ड या पद्मश्री नहीं मिला।